नमस्कार दोस्तों जहां एक और हम ये बातें भी कर रहे हैं कि वर्ष 2025 ये रोबोट क्रांति के वर्ष के रूप में सामने आएगा और एक नई चेतना को जन्म देने वाला है इसी वर्ष में। वहाँ दूसरी ओर एक और भी एक आप इसे विरोधाभास तो नहीं कह सकते, लेकिन ये भी है कि अब वहाँ जिस चुनौती की बात मैं आपसे साझा करने वाला हूँ, वहाँ रोबोट की भूमिका कितनी होगी ये बात देखने वाली है। और ये चुनौती है महाकुंभ की। अब महाकुंभ इन दिनों में पूरी तरह से चर्चा में छाया हुआ है और उनके बारे में जो वहाँ पर भाग लेने वाले लोग हैं उनकी तादाद जो है, उनकी संख्या ये करोड़ों में इस बार पहुँचने वाली है, ये अनुमान लगाए गए हैं। और करोड़ों के लिए लगभग 25 करोड़ लोगों के इसमें भागीदारी का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये भी निश्चित किया जा रहा है कि हेड काउंट जो है वो ज़रूर होगा, एक एक व्यक्ति के बारे में पूरा ब्यौरा होगा। और ये ब्यौरा एकत्र करना और हेड काउंट को सुनिश्चित बनाना, सही बनाना, उसको प्रामाणिक रूप देना, ये काम फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सौंपा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पूरा सही मानों में हेड काउंट करेगी, कितने लोग वहाँ पर आए, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं के बारे में निर्देश हर व्यक्ति को निजी रूप में देने का सारा दारोमदार ये इसी पर एआई पर अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर छोड़ दिया गया है। और उस बारे में सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि कहीं भी चूक ना हो। कोई भी चूक हो तो वो एक बहुत बड़ी व्यापक स्तर पर ह्यूमन ट्रेजेडी, एक त्रासदी का रूप लेती रही है अतीत में। इस बार ये सुनिश्चित बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई इस बार ऐसी चूक ना हो जो एक विश्व के इतिहास में बार बार कोटि होती रहे, बार बार उदधृत होती रहे, बार बार ये लोग दोहराते रहें कि देखा इतनी बड़ी भीड़ को वहाँ पर आने की अनुमति देना कितना बड़ा जोखिम था। और ये जोखिम से जो उठाने वाले लोग हैं वे जिम्मेदार हैं। जो घटनाएं घटी हैं, जो हादसे हुए हैं, इन सब की जिम्मेदारी उन पर लोग ओढ़कर बहुत दिनों तक बयानबाजियाँ करते रहेंगे। और आजकल तो वैसे बयानबाजियों की भी एक महामारी फैली हुई है कि कई बार तो एक समोसे को लेकर, हिमाचल में एक समोसे को लेकर कई कई दिनों तक बहस चलती रही। और इस तरह से हरियाणा की जलेबी को लेकर एक लंबी चौड़ी, हम लोगों को एक प्रकार से बहस की भी एक बीमारी हो गई है। लंबी चौड़ी बहस चलती रही और टीवी पर भी बहुत सारे हल्ला बोल और ना जाने कौन कौन से कार्यक्रम समोसे और जलेबी और देसी मुर्गा, इन तीन विषयों पर केंद्रित रहे। ये अजीब बात है। हम बड़े कई बार महसूस होता है कि हम इस देश के वासी हैं जिस देश में सिवाय गंगा के ये सब कुछ भी बहता है। गंगा तो बहती है, हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन हम उस देश के भी वासी हैं जिस देश में समोसे और जलेबियों पर चर्चा में कई कई हफ्ते हमारी टेक्नोलॉजी के खर्च हो जाते हैं। बहरहाल लौटते हैं कुंभ की ओर। मित्रों, ये कुंभ जो है ये जो महाकुंभ बोलते हैं इसको, महाकुंभ 2025 जो है ये, इसके बारे में कुछ ख़ास बातें आपसे मैं साझा कर लेता हूँ। समय का अभाव हमारे पास रहता ही है, सुनने वालों के पास भी और बताने वालों के पास भी रह जाता है कि ये 13 जनवरी से शुरू हो रहा है ये महाकुंभ और ये 26 फरवरी तक चलेगा। और ये मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रायोजित किया जा रहा है। इस बार के मेले में जो प्रारंभिक अनुमान लगाए गए हैं, 10 करोड़ श्रद्धालु तो आएंगे और कुछ अनुमान 25 करोड़ तक भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा हेड काउंट होता है जो सही मानों में प्रामाणिक रूप में हो नहीं पाता। यद्यपि इस बार प्रयास किए जा रहे हैं एआई के माध्यम से कि पूरा पूरा प्रामाणिक जो है वो मसविदा प्रामाणिक आंकड़े हमारे पास हों। और इसमें बहुत सारी बातें नहीं की गई हैं। संगम में स्नान करने वालों को डूबने से बचाने के लिए पुलिस का बंदोबस्त तो है ही, गोताखोरों की टीमें भी हैं, लेकिन साथ ही साथ अंडर वाटर ड्रोन प्रणाली को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अंडर वाटर, पानी के नीचे, पानी के भीतर गहराई तक ड्रोन भी काम करेंगे और वो भी बचाने के लिए दिशा निर्देश, मार्ग प्रशस्त करने का काम वो भी करेंगे और इस मामले में पुलिस की वो मदद भी करेंगे। और इसके लिए जो पार्किंग की व्यवस्था है, ये सुनिश्चित किया गया कि इस बार पार्किंग
जितने चाहे वीवीआईपी हों, वहाँ पार्किंग जो है उस मेले के परिसर में नहीं होगी, मेले के परिसर से बाहर होगी। अर्थात वहाँ किसी वाहन को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसमें जो पूरी जानकारी है जिसके लिए वेबसाइट पे भी दी गई है, मोबाइल ऐप पर भी दी जा रही है बार बार, और इसी ऐप के ऊपर ही ट्रेनों की जो समय सारणी है, जो टाइम टेबल है, उसको भी सुनिश्चित बनाया जा रहा है। और पूरी की पूरी सुविधाएं कि स्टेशन से आपने कैसे कुंभ नगरी में पहुंचना है और कुंभ नगरी से लौटते हुए कौन सा रास्ता आपको ठीक रहेगा, इस बारे में सही सही जानकारी देने के लिए एक ऐसा तंत्र ईजाद किया जा चुका है जो कहीं भी भूल चूक में होने की संभावना नहीं है। और मित्रों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इतने दिनों ये कुंभ चलता है, इसका ये भी हमें मान लेना चाहिए कि ये केवल 4 स्थानों पर, वैसे कुंभ की परंपरा है, कुंभ का आयोजन होता है 4 स्थानों पर देश में, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। लेकिन समुद्र मंथन के ये कहानी काफ़ी दिलचस्प है कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के लिए एक पर्वत की सहायता ली गई और उस समुद्र का मंथन, इसमें हीरे, मोती और जो अथाह जो अकूत संपदाएं हैं उनको निकालने के लिए, और साथ में अमृत निकालने के लिए ये एक मंथन किया गया था। और इस मंथन में एक और राक्षस सभी लगे और एक और देवता सभी लगे। उद्देश्य ये स्पष्ट कर दिया गया था ऋषि मुनियों द्वारा कि जब तक एक पर्वत को रख कर बीच में हम मंथन नहीं करेंगे दोनों तरफ से, तब तक जो अथाह सामग्री है, अपार जो सामग्री है, रत्न भंडार हैं या अमृत के जो घट हैं, तब तक वो बाहर हमारे पास आ नहीं पाएंगे। मंथन चला और महाकुंभ की, मतलब ये समुद्र के साथ जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई सारी कथा है महाकुंभ की, और बहुत प्रचलित है कि ये मंथन भी हुआ और मंथन से बहुत सारी चीज़ें बहुमूल्य निकली, रत्न भी निकले, विज्ञान के बहुत सारे तंत्र, आयुर्वेद वगैरह सभी कुछ निकला। सभी रत्न और सारे जो भंडार थे ना संपन्नता के, वो सारे के सारे राक्षसों और देवताओं में बराबर बराबर बट गए, कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन विवाद शुरू हो गया एक उस घट को लेकर जिसे अमृत घट कहा जाता है, कि अमृत घट जो है उसका वितरण उसका कैसे हो, ये जो है एक झगड़ा शुरू हो गया। अमृत की एक बूंद कहते हैं मुंह में टपक जाए तो आदमी जीवन मरण से भी मुक्त होता है, उसको पूरी तरह से सभी जो पाप उसने जीवन में, सारे जो उसके पाप जो किए हुए हैं वो सारे के सारे धुल जाते हैं। उसके लिए ये युद्ध शुरू हुआ आपस में, राक्षसों और देवताओं के बीच में भाग दौड़ चली। और उस भाग दौड़ में बड़ी बड़ी दिलचस्प कहानियाँ मित्रों घटी। जब विष्णु भगवान ने देखा कि ये तो मंथन जो है, तो राक्षस क्योंकि ये दौड़ धूप में भागने में ज़्यादा शक्तिशाली हैं देवताओं से, तो ये कहीं घट लेकर भाग ही ना जाएं, तो उन्होंने इस घट की रक्षा, अमृत के घड़े की रक्षा का दायित्व सबसे पहले अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। अब गरुड़ के पीछे सब लोग फिर राक्षस, और फिर वो पड़ गए कि ये तो अगर ये उड़ गया अमृत घट लेकर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उस अमृत घट की छीना झपटी में और गरुड़ द्वारा उस अमृत घट को वहाँ से ले जाने के प्रयास में कुछ बूंदें छलकी। जहाँ जहाँ छलकी वहाँ का पानी अमृत के समान हो गया, और ये 4 केंद्र बने मित्रों, जिनमें ये कुंभ के अलग अलग मेले लगते हैं। पूर्ण कुंभ अलग है, महाकुंभ अलग है, और ये सारे के सारे 4 स्थान निर्धारित हैं जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थीं। उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक, ये 4 स्थान माने जाते हैं। तो मित्रों, एक बड़ी व्यवस्था, बड़ी विचित्र है। इसमें अलग अलग तरह के स्नान होते हैं। सबसे पहला जो स्नान है ये 13 जनवरी को लोहड़ी वाले दिन होता है, और उसके बाद मकर संक्रांति को मंगलवार को ये भी शाही स्नान है। शाही स्नान की परंपराएं बड़ी दिलचस्प और बड़ी विचित्र हैं मित्रों। इसमें अलग अलग जो अखाड़े हैं साधु संतों के, वो अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने एक प्रकार से संपदा के अनुसार वो लोग बारी बारी से जाते हैं। शाही स्नान सबसे पहले वो करते हैं, और उसके बाद सामान्य जनता को, सामान्य श्रद्धालुओं को बाद में अनुमति मिलती है कि वो इनमें नहीं जा पाएंगे।
और ये जो शाही स्नान की भी तारीखें निश्चित हो गई हैं। लोहड़ी का है, मकर संक्रांति का है, फिर मौनी अमावस का है। ये मौनी अमावस का 29 जनवरी को है। ये लोहड़ी का जो है ये 13 जनवरी होती है हर वर्ष, और 14 जनवरी को मकर संक्रांति का है। फिर बसंत पंचमी का भी शाही स्नान माना जाता है, और इसी प्रकार से माघी पूर्णिमा, फिर महाशिवरात्रि, ये सारे के सारे शाही स्नान हैं। और शाही स्नान का मतलब ये है कि सबसे पहले उस दिन केवल जो अखाड़ों की जो एक प्रकार से दिव्यता है वो दिखाई, भव्यता वो दिखाई देगी, और किसी को भी स्नान की अनुमति नहीं मिलेगी। और अदर डेज जो दूसरे दिन हैं इनके अलावा, शाही स्नान के अलावा, उन दिनों में श्रद्धालु जो है व्यापक स्तर पर स्नान कर पाएंगे। मित्रों, जाते जाते बस ये बता दूं कि ये संगम जो है ये यमुना, गंगा और सरस्वती का संगम है। कभी आप जाएं तो आपको समझाया भी जाता है, गाइड बताते हैं कि जो नीली आभा वाला पानी है ये तो गंगा जल का है, श्वेत आभा वाला पानी ये यमुना जी का है, और इनके नीचे भूमिगत रूप से बहने वाली नदी वो सरस्वती है। तो मित्रों, ये बहुत सारी दिलचस्प कहानियाँ हैं। फिर समय मिलेगा तो आपके साथ बहुत सारी जानकारियाँ बांटेंगे। फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।